गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में बताया जाएगा। इस मॉड्यूल का भाग 1 सर्वप्रथम लिया जाएगा। भाग 1 में है अधिगम आधारित शिक्षण। अब हम इस मॉड्यूल के भाग 1 से परिचय प्राप्त करते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर चर्चा करते हैं। इसकी एक प्रति मेरे सामने रखी हुई है, देखते हैं क्या है इसमें। इसका भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण ये है, और इसके 3 भाग हैं। आवश्यकता हमें क्यों पड़ी इसके, इसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा क्या है कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। तो इन्हीं 3 भागों पर हम चर्चा करेंगे। ये भाग 1 का प्रमुख भाग है। इसकी ध्यानाकर्षण का जो प्रारंभ है वो इसी वाक्य से होता है कि हम शिक्षकों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, हमारी क्लास में हर तरह के, हर श्रेणी के बच्चे होते हैं। कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत कमज़ोर बच्चा होता है। कमज़ोर मतलब कि वो सब जो हम शिक्षा उसे दे रहे हैं उसे वो ग्रहण करने में असमर्थ होता है, या कोई और भी कारण होते हैं जिसकी चर्चा इस ध्यानाकर्षण में आगे दी गई है, और इससे आपको ये तथ्य समझ में भी आएगा। देखिए, इसमें कोठारी आयोग जिसका गठन 1964-66 के मध्य हुआ था, उसमें कहा गया कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। सही बात है कि हमारी क्लास में, हमारी कक्षाओं में भारत के भाग्य का निर्माण होता है ना। तभी तो अध्यापकों को क्या कहा जाता है, अध्यापक कहते हैं कि भाग्य निर्माता हैं, और हम अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE एक्ट 2009 कहते हैं, उसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वे शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो। सबसे मेन पॉइंट यही है, मुख्य बिंदु, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। आगे चलिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS और विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से पता चलता है हमको कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है। ये तो सर्वे ने किया, लेकिन यह हम लोग जो खुद ही अपने कक्षा में जाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, तो ये हम लोगों को, हम अध्यापकों को खुद ही अनुभव होता है ये। और इसका कारण भी है, ये देखा भी गया कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से शिक्षा देने का जो तौर तरीका, एक ही तरह से शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, वह कक्षा के सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। आप खुद अनुभव करेंगे कि हमारे क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, तो अगर हम किसी होशियार बच्चे की तरफ ध्यान देते हुए हम उसे ही पढ़ाते हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं वो तो देखते रहते हैं हमारी तरफ, और बाकी में अगर आप उनकी तरफ से सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। और अगर आपने क्या करा कि जो जिनका अधिगम स्तर कम है उनके अनुकूल या उनके अनुसार पढ़ाना शुरू किया, तब जो कहते हैं ना, जिन्हें तेज पढ़ने में तेज़ बच्चे हैं, उनके लिए समस्या होती है। तो यही एक बैलेंस करना है हमको। इसी के बारे में देखिए और चर्चा करते हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है। किसी एक बच्चे को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाना है हमें। सबके सीखने की अपनी गति होती है। जिसे हम तेज़ बच्चा कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में तेज़ है
तो वो खेलने में भी पीछे हो सकता है, अगर कोई खेलने में तेज है तो पढ़ाई में पीछे हो सकता है। ऐसे कई बातें हो सकती हैं। तो ये जो मॉड्यूल है कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिएगा कि ध्यानाकर्षण यानी कि अधिगम आधारित शिक्षण में हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आवश्यकता का, तो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी किस में होती है, छात्र को या छात्राओं को परेशानी किस में होती है, भाषा और गणित। भाषा में उसे क्या दिक्कत होती है, वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्णों शब्दों की पहचान, उनकी कठिनाई, उच्चारण में अशुद्धियाँ देखी जाती हैं। मतलब बच्चों को भाषा का ज्ञान है लेकिन उनको ये सारे कौशल की परेशानियाँ होती हैं। उसी प्रकार गणित में अंकों व चिन्हों की पहचान, संख्याओं के आरोही व अवरोही क्रम को समझना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, अधूरी गिनती पूरी करना। और मैंने कई बार देखा है कि बच्चे क्या होते हैं कि अंकों की पहचानने कई बार उल्टे लिख देते हैं अंक। 36 बोला तो वो कहाँ से शुरू करना है, मैंने 6 पहले लिख दिया 3 बाद में, या उल्टा लिख दिया। तो वही बात है कि अंकों की जो पहचान है वो उन्हें नहीं होती। अब देखिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालय से निराश ना हो। सही बात है, असली बात यही है, असली चीज़ यही, असली तथ्य यही है कि उनमें आत्मविश्वास की जागृति हो और वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यानाकर्षण तकनीकों को अपनाकर 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यानाकर्षण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों की मदद करने का उद्देश्य है जिन्हें कौशल सीखने में अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार कौशल सीखने में कठिनाई होती है और वह इसके कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और उनका अधिगम स्तर भी वैसा नहीं हो पाता। उसके कई कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण है, शैक्षिक स्थिति है, वातावरण है, आर्थिक स्थिति है, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति है और बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का व्यवहार आदि हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख व्यवहार ये भी माना जाता है जो कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार। ये देखिए मेन पॉइंट लिखा है इसमें। देखा भी गया है कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते, वे डरे सहमे रहते हैं। शिक्षक की उदासीनता एवं उसके कठोर व्यवहार के कारण बच्चे डरे रहते हैं। एक उदाहरण भी है, जैसे कि हम अपने कक्षा में एक जो जिसे पढ़ने में तेज़ माना जाता है, हम उसकी कॉपी चेक कर रहे हैं, हम उसको ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा आता भी है जिसका अधिगम स्तर कम है, आया तो हमने उसकी कॉपी चेक करके कह दिया कि जाओ ये प्रश्न दोबारा करके आओ, ये सवाल दोबारा करके आओ। वो आया, फिर आके दोबारा पूछता है कि ऐसे नहीं हुआ, तो हम उसे झिड़क देते हैं क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो तेज बच्चे पर है। झिड़क दिया और इसे तुलना करने लगे हम कि देखो ये ऐसा करता है, आप नहीं ऐसे नहीं कर पाते। ये देखिए, यह एक तो हम लोगों ने झिड़क दिया और झिड़कने के साथ साथ हमने उसकी दूसरे बच्चे से तुलना भी कर दी। तो ये उस बच्चे के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाएगा और उसकी प्रगति के मार्ग पर धीरे धीरे सदा के लिए बाधा बनेगा ये। हाँ, इसी मॉड्यूल में बताया गया है भाग 1 में
पाठ्यक्रम मतलब कि हम लोग करें क्या, अध्यापक लोग करें क्या, तो हम अपनी शिक्षण योजना इस प्रकार बनाएं, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, और आधारित तो हो लेकिन अपना लक्ष्य भी बनाएं, पाठ्य से आधारित उससे संबंधित लर्निंग आउटकम, यानी कि जो दक्षताएं हैं विषय आधारित, उनको लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। और वो सब आपकी किताबों पर या आपकी पाठ्य पुस्तकों पर लिखा हुआ भी है आगे शुरुआत में, और आपको प्राप्त भी मिल भी रहा है अब। सेकंड पॉइंट, पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना आवश्यक होगा, तभी ऐसे सभी बच्चों पर ध्यानाकर्षण की संभावनाएं प्रबल होगी। यानी कि आपको अपनी कक्षा के सभी बच्चों का पूरा आकलन करना होगा, पूरा ध्यान रखना होगा कि कौन बच्चा को ऐसा है, किस चीज़ में कमज़ोर है, क्या है। चाहे तो आप अपने एक उनकी प्रोफाइल जो है, आप अपनी प्रोफाइल अलग से तैयार कर ले और उसको आप उनकी जो प्रगति है या उनकी जो कमी है वो नोट करते चलें। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी। यह मुख्य पॉइंट है कि अगर आप उनके अच्छे कार्यों की सराहना नहीं करेंगे तो वो ये समझेंगे कि हमें शुरू से आता ही कुछ नहीं था, तो अब भी कुछ नहीं आ रहा है और आगे भी कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं आप उनकी पीठ थपथपाएं करें, अरे वाह, अगर छोटा से छोटा काम भी बस सही करके लाते हैं तो उनकी सराहना करें तो वो और ज़्यादा उत्सुक होगा अच्छे काम को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके करनी होगी। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझाने के लिए या समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। मेन पॉइंट यह भी है कि जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको उसकी प्लानिंग बनानी होगी, योजना तैयार करनी होगी सत्र की शुरुआत में ही, कि हम कैसे बच्चों को जिनका संप्राप्ति स्तर कम है उनको हम किस तरह से उनका स्तर बढ़ाएंगे। अब आगे देखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है पॉइंट्स, एक डायग्राम बना हुआ है कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के प्रमुख कारण। माता पिता की शैक्षिक स्थिति, सही बात है, हमारे जो ग्रामीण स्तर हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, उनमें क्या है कि उनका शैक्षिक स्तर है नहीं इतना। कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ये भी एक उनका प्रमुख कारण है। अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ठीक है, ये भी एक प्रमुख है। और ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, ये भी एक प्रमुख कारण है। यही एक ध्यानाकर्षण के भाग 1 के मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद।